जय हिंद साथियों। आप सभी का एक शानदार सेशन के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत हम आज पार्ट 6 की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं शिक्षा में योगदान के बारे में चर्चा की। तदुपरांत साथियों, आज हम नेक्स्ट सेशन में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य एवं उपयोगिता के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा के जो उद्देश्य है उसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सर्वप्रथम उद्देश्य है इसका शिक्षा मनोविज्ञान का। तदुपरांत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इंपॉर्टेंट उद्देश्यों की हम बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है बालक के व्यक्तित्व का विकास। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। इसके अलावा हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रह हो पाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रह हो पाता है। संग्रह हो पाता है। सबसे पहले हमने बात की शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की। इसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना पहला उद्देश्य है और बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। सेकंड उद्देश्य की हमने बात की कि बालक के व्यक्तित्व का विकास हो पाता है इससे। थर्ड उद्देश्य की बात की हमने सिद्धांतों की खोज। इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सिद्धांतों की खोज हो पाती है और तथ्यों का संग्रह हो पाता है। तदुपरांत शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना भी शिक्षा मनोविज्ञान की एक इंपॉर्टेंट उपयोगिता है। अर्थात जो भी शिक्षण कार्य होते हैं उनमें विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है। शिक्षण कार्यों में शिक्षण कार्यों के अंतर्गत जो विशेष सहायता वो प्रदान की जा सकती है। सहायता प्रदान करना या प्रदान की जा सकती है। तदुपरांत नेक्स्ट उद्देश्य की यदि बात करें हम तो इसके अंतर्गत मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत कर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मूल्यांकन की उचित विधियां होती हैं उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है या फिर प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षण की विधियों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट उद्देश्य की बात करें हम, इसके अंतर्गत अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। और अंतिम उद्देश्य की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतिम उद्देश्य उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना।
तो दोस्तों, शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान जब शामिल हो जाती है तो इसके साथ ही शिक्षा के जो उद्देश्यों की प्राप्ति हम उचित ढंग से कर पाते हैं। इसके अलावा बालक के व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक या फिर राजनीतिक, आर्थिक, जो जिस प्रकार का विकास हो, अर्थात सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। तीसरे उद्देश्य की हमने बात की कि सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रह हो पाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। चौथे हमने उद्देश्य की बात की कि शिक्षण कार्यों में सहायता प्रदान की जा सकती है। शिक्षण की विधियों को प्रस्तुत करना ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। इसके अलावा अभिभावकों का मार्गदर्शन करना कि, और अंतिम उद्देश्य हमने जिसकी बात की, उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। शिक्षा मनोविज्ञान जब से शिक्षा के अंतर्गत लागू हुआ है तब से उचित पाठ्यक्रम का निर्माण भी इसके अंतर्गत है, या फिर किसी सब्जेक्ट या शिक्षा के अंतर्गत नियमित रूप से लागू हो पाया है। इस तदुपरांत अभी हमने बात की शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों की, इसके उपरांत बात करते हैं हम उपयोगिता की। तो साथियों, उपयोगिता के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अधिगम करता है शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए अलग उपयोगिता है शिक्षा मनोविज्ञान की, और शिक्षकों के लिए योग्यताएं अलग हैं। अर्थात शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों को उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से या फिर उचित वातावरण और मतलब वातावरण प्रस्तुत कर, इसके अलावा बालकों के जो बाल विकास होता है, ये बालकों का जो विकास होता है, विकास क्रम होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था, किसी प्रकार की अवस्था के बारे में उचित जानकारी प्राप्त कर शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से उचित जानकारी प्राप्त कर और बच्चों को उचित शिक्षा ग्रहण करवाई जा सकती है। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वो शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए क्या उपयोगिताएं हो सकती हैं? शिक्षक के लिए उपयोगिताओं का अंतर्गत सबसे पहली उपयोगिता कि बालक के जन्मजात जो स्वभाव होता है उसका ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। बालक के जन्मजात स्वभाव, जन्मजात जो स्वभाव होता है उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। फिर उसके बारे में चर्चाएं, मतलब शिक्षक उचित जानकारी प्राप्त कर पाता है कि बालक का जन्मजात स्वभाव किस प्रकार का है, उसे किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। हमें स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना। इसके अलावा द्वितीय उपयोगिता से या सेकंड उपयोगिता की हम बात करें तो बालक की आवश्यकताओं व समस्याओं को जानने में सहायक हो पाता है कि बालक की क्या आवश्यकता है, नीड क्या है बालक की। उसी प्रकार से शिक्षार्जन करवाया जाता है। बालक की आवश्यकता एवं जो समस्याएं होती हैं समस्याओं को समझ पाना। तदुपरांत अगली उपयोगिता की हम बात करें तो इसके माध्यम से बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। ज्ञान प्राप्त करने में सहायक कि बालक को किस प्रकार से विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत रखकर उसे किस प्रकार उचित अध्ययन करवाया जा सके, या फिर बालक की प्रत्येक स्टेज को उचित प्रकार से जानकारी उसकी प्राप्त कर सकें। बालक को किस समय क्या शिक्षा देनी है, किस समय उन्हें खेल कूद के माध्यम से शिक्षा देनी है, या फिर
और कोई गामक क्रियाओं के माध्यम से या फिर प्रत्यक्षीकरण करके शिक्षा प्रदान करनी है, किस प्रकार से बच्चा अच्छी तरह से सीख पाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट उपयोगिता की बात करें तो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक सर्वांगीण विकास में सहायक जिसके अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास और भावात्मक विकास भी शामिल होते हैं। अंतिम उपयोगिता की बात करें हम तो इसके अंतर्गत समय सारणी का निर्माण करने में सहायक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत उचित समय सारणी का निर्माण कर पाते हैं। उचित समय सारणी का निर्माण उचित समय सारणी का निर्माण में सहायक तदुपरांत सबसे पहले तो हमने बालक के जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना पहला उपयोगिता देखी शिक्षक के लिए। इसके तदुपरांत बालक की जो भी नीड होती है, आवश्यकताएं होती है या फिर जो भी समस्या होती है उनको समझ पाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक। तदुपरांत हमने बात की कि बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती हैं। और इसके अलावा बालक के जो सर्वांगीण विकास होता है जिसके अंतर्गत क्रियात्मक, भावात्मक, शारीरिक एवं भावात्मक विकास में भी ये सहायक होती है। तदुपरांत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जब शिक्षा मनोविज्ञान मतलब शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान जुड़ा तब से ही उचित समय सारणी का भी निर्माण होने में सहायक हुई है। लास्ट हम उद्देश्य की बात करें कि उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायक, अर्थात बालक को किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण, बालक के स्तर के अनुरूप किस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक निर्माण करने में सहायक साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम शिक्षकों के लिए उपयोगिताओं की चर्चा कर रहे थे। सबसे पहली जो उपयोगिता थी वो थी बालक के जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना। द्वितीय उपयोगिता हमने देखी बालक की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समझ पाना या फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तृतीय जो उपयोगिता थी उसके बारे में जाना कि बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो पाती है। तदुपरांत बालक के सर्वांगीण विकास जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास भी शामिल था। इसके अतिरिक्त हमने उपयोगिता की बात की कि उचित समय सारणी का निर्माण करने में सहायक, शिक्षक बालकों के लिए उचित समय सारणी का निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही कर पा रहा है। अंतिम हमने उपयोगिता की बात की उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक हो पाती है, अर्थात बालक को किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए पाठ्यक्रम, या बालकों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पुस्तकों के अंतर्गत उचित प्रकार से चित्रों की प्रधानता हो, सरल और सुगम्य भाषा के अंतर्गत लिखे हुए शब्द हो, या फिर उनका मुद्रण, कवर सब कुछ मतलब उचित मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षक के लिए के मतलब जो उपयोगिता थी शिक्षक के लिए थी। अब इसके उपरांत हम अधिगमकर्ता या फिर शिक्षार्थी के लिए उपयोगिताओं की चर्चा करेंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको आने के बाद बालक के अंतर्गत क्या सुधार हुए हैं, बालक के शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त कर क्या अपने आप में बदलाव कर पाता है। साथियों, सबसे पहले हमने शिक्षक के लिए उपयोगिताओं की चर्चा की, तदुपरांत बात कर रहे हैं हम अधिगमकर्ता जिसे हम लर्नर भी कह सकते हैं या शिक्षार्थी।
शिक्षार्थी के लिए कि अधिगम करते हैं शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार उपयोगी हो पाती है शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले बात साथियों, बालक स्वयं की जो योग्यताएं होती है और शक्तियां होती है उनके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोगिता से ही समझ पाते हैं, या फिर स्वयं की जो योग्यता होती है, शक्तियां होती है, उनको जान पाते हैं। पहला उद्देश्य के अंतर्गत स्वयं की योग्यताएं, जो स्वयं की योग्यता होती है, इसके अलावा स्वयं की शक्तियों को जान पाते हैं एवं शक्तियों को जान पाते हैं। शक्तियों को जान पाना या जान पाते हैं। तदुपरांत नेक्स्ट उद्देश्य की बात करें तो इसके अंतर्गत बालक अधिगम हेतु प्रेरित हो पाता है। अधिगम हेतु प्रेरित हो पाता है। इसके अलावा बालक की जो रुचियां होती हैं या फिर ध्यान होता है, उसकी जागृति प्राप्त होती है। रुचियां एवं इसके अलावा जो ध्यान होता है, जागृति प्रदान की जाती है उनकी, या फिर जागृति प्रदान हो जाती है। इसके अलावा बालक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत या फिर जो लर्नर होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो स्वयं का मूल्यांकन होता है या फिर स्वयं मूल्यांकन करने में सहायक है। स्वयं मूल्यांकन करने में सहायक, अर्थात इसके माध्यम से बालक स्वयं का मूल्यांकन कर पाता है। तदुपरांत बालक जो अपना व्यवहार होता है उसका परिमार्जन कर सकता है। इसके माध्यम से व्यवहार के परिमार्जन में सहायक, तदुपरांत नेक्स्ट उपयोगिता की बात करें हम कि इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होता है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक, इसके अलावा शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है उसका ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायक होता है। शारीरिक, मानसिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य और एवं उपयोगिता के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले उपयोगिताएं पढ़ी, तदुपरांत हमने शिक्षा मनोविज्ञान के जो शिक्षक के लिए उपयोगिताएं थी उनके बारे में चर्चा की। उसके अंतर्गत समय सारणी बनाना या फिर उचित पाठ्य पुस्तक का या फिर उचित शिक्षण विधियों का निर्माण कर पाना। इसके अंतर्गत जो बालक का ज्ञान प्राप्त करने में ये सहायक हो पाती थी। और मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक के बहुत सारे दायित्वों को मतलब आधार बनाकर कंप्लीट कर पाती थी। इसके बाद में हमने अधिगम करता है शिक्षार्थी के लिए जो उद्देश्य थे या उपयोगिता थी उनके बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत स्वयं की योग्यताएं और शक्तियों को जान पाना। इसके अलावा हमने द्वितीय
जो उद्देश्य था उसके बाद में, सॉरी, उपयोगिता थी उसके बारे में चर्चा की थी कि यह अधिगम हेतु प्रेरित कर पाता है, अपनी रुचियों को जानने में सहायक होता है। इसके साथ ही स्व मूल्यांकन कर सकते हैं इसके अंतर्गत बालक स्वयं का। इसके तदुपरांत बालक व्यवहार का परिमार्जन करने में यह शिक्षण मनोविज्ञान उपयोगी है। इसके बाद में शिक्षण और अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। अंतिम हमने उपयोगिता पढ़ी थी कि शारीरिक व मानसिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। साथियों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य एवं उपयोगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की। आई होप आप सभी को हेल्पफुल लगी हो वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऐसे प्यार बनाए रखें, लाइक और कमेंट कर हमें जो भी आपके कुछ डाउट हो उनके बारे में अवगत करवाएं, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।